नमस्कार। मैं राकेश परमार। वैसे अभी अभी का तो सबसे बड़ा समाचार है कि पंजाब के कैप्टन का कैप्टनशाही खत्म। अब नवजोत सिंह सिद्धू के कैप्टनसी में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पारी की शुरुआत। कुछ लोग खुशफहमी में या आशंका में भी जी रहे हैं कि शायद अब कैप्टन साहब अपना टीम बदल लें और किसी और टीम के साथ अपनी पाली की शुरुआत करें। ऐसा संभव है क्योंकि राजनीति में तो असंभव कुछ भी नहीं है। और जिस पार्टी में जाने की वो सोच रहे हैं वो पार्टी पलक पौड़े बिछवा करके बैठी है, क्योंकि अभी पंजाब में तुरंत बादल परिवार से नाता टूटने के बाद वो भी अपना जनाधार ढूंढ रही है। मैं समझता हूँ कि दोनों के लिए बड़ा कारगर होगा। ऐसी आशंका मैं इसलिए जाहिर कर रहा हूँ क्योंकि किसान आंदोलन जिस वजह से बादल परिवार ने वर्षों पुराना भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, उस पूरे किसान आंदोलन को कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल भाजपा के लाइन पर ही नियंत्रण किए। उनका पूरा वक्तव्य, पूरा भाषण भाजपाई नेता जैसा लगा। जब पहली बार दिल्ली कूच का बात आया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह से मिले और उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के आड़ में खालिस्तान अपना पांव फैला रहा है, इसको कुचला जाए क्योंकि ये किसान नहीं है। कैप्टन अमरिंदर के इस स्टेटमेंट को और या आशंकाओं को बल मिला जब समय समय पर कैप्टन अमरिंदर ने इसको किसानों के प्रति सहानुभूति रखते हुए इस आंदोलन से अपने आप को अलग रखने का प्रयास किया। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लाइन पर रहे। कैप्टन अमरिंदर ने इस बीच प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, गृह मंत्री से भी मुलाकात की और राजनीति में एक दूसरे से तो मुलाकातें होती रहती है। वो मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो कोई भी मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मिल सकता है, प्रधानमंत्री से मिल सकता है, मिलते रहना चाहिए। सिर्फ इतने मात्र से आशंका लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे, ये तो कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य बदल रही है, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर के तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू को जोकर तक कहा गया, मतलब ये कैप्टन अमरिंदर के लोगों ने कहा, कैप्टन अमरिंदर ने नहीं कहा, मतलब उनके सिपा सलारों ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू जोकर है, आप जोकर को नेतृत्व दे रही हैं। लेकिन प्रियंका गांधी और कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार के जिद के आगे कैप्टन को झुकना पड़ा और शायद ये अपमान कैप्टन किस रूप में लेंगे ये कैप्टन जाने। लेकिन अगर ऐसी कोई समाचार आती है कल कि पंजाब कांग्रेस पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित, तो ये आपको आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ठीक इसी तरह की सूचना हम लोगों को सुनने को मिली थी जब चौधरी भजन लाल पूरी की पूरी सरकार समेत कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो हरियाणा उसी पंजाब से निकल करके बना है, तो कल्चर और संस्कार संस्कृति तो एक ही है, राजनीति भी दोनों की एक ही है। लेकिन खैर ये ख्याली पुलाव है। कैप्टन साहब को शुभकामनाएं और नवजोत सिंह सिद्धू को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको पहली बार मनमाफिक पद मिला है। नवजोत सिंह सिद्धू शुरू से ही कैप्टन बनने की अभिलाषा रखते थे। वो भारतीय क्रिकेट में भी बहुत बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन उनको कैप्टनसी नहीं मिली। वहाँ से भी वो बड़े बेआबरू हो गए, तेरे कूचे से हम निकले वाली बात है। इंग्लैंड दौड़ा, बीच में छोड़ करके चले गए थे। उनको तत्कालिक कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन से विवाद हो गया था और वो दौड़े को बीच में छोड़ करके निजी जहाज़ पकड़ के, मतलब अपने टिकट से आए थे। हालांकि पैसे वाले आदमी हैं, जहाज़ का टिकट इंग्लैंड से खरीदने भर का उनके पास पैसा है, लेकिन उनको बीच में छोड़ के आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में भी जब देखे कि मुझको पंजाब का कैप्टनसी नहीं मिल रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के जहाज़ से उतर गए। कांग्रेस में भी वो आम आदमी पार्टी में अपना टिकट कंफर्म करवा चुके थे। जैसे भारतीय जनता सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल को पता चला कि उनका आरक्षण आम आदमी पार्टी में हो चुका है, वो कभी भी उनके बर्थ पर जा सकते हैं,
तो उन्होंने कहा कि जब रिजर्वेशन ही देना है तो अपने यहाँ दें। मतलब अरविंद केजरीवाल ने एक 3 से 2 निशाना किया। कैप्टन जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया खेल रहे थे, पंजाब में बड़ी स्थिति मजबूत थी उनकी, उनको उनके ही द्वारा मात दे दिया और अपने लिए जगह बना लिया। अब कांग्रेस बिल्कुल पूरी शक्ति से चुनाव नहीं लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद प्रकाश सिंह बादल का परिवार उस स्थिति में नहीं आया जो बादल साहब में थी। बादल साहब अब बहुत वृद्ध हो चुके हैं, उनकी स्थिति करीब करीब वही है जैसे लालू जी की है, बयान देंगे, मनोबल देंगे, लेकिन स्वयं नहीं निकलेंगे। उम्र है, प्रकाश सिंह बादल साहब बहुत वृद्ध हो चुके हैं। उनका बेटा सुखबीर सिंह बादल के हाथ में नेतृत्व है, जिस तरह से लालू जी का बेटे के हाथ में नेतृत्व है, कुछ कुछ सीन वैसा ही है। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए स्कोप बना लिया, समाचार ये है। लेकिन आज मैं इस पर बोलने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं बोलने आया, चूँकि ये करंट अफेयर था, तुरंत अभी समाचार में पता चला, मैं बोला आपको अवगत करा दूँ। आज मैं आया हूँ ये कहने के लिए आपको कि जो हमारी विदेशी शक्तियाँ हैं हमारे देश को तोड़ने वाले, उसमें देसी लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है। मतलब चीन, जापान, अमेरिका या जो भी विदेशी, जैसे चीन है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, जो भी बाहर की शक्तियाँ हैं वो स्वयं आ करके हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, नहीं बिगाड़ पा रही हैं, ना ही बिगाड़ने के समय है। तो उन्होंने हमारे ही लोगों का समर्थन लिया। ये कुछ कुछ उस तरह से है जिस तरह से एक पेड़ को कुल्हाड़ी काट रही थी, तो पेड़ के तना ने कुल्हाड़ी से कहा कि जानते हो तुम मेरे को इतनी आसानी से क्यों काट पा रही हो? बोला हाँ मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे ही जैसे एक लकड़ी का सहारा मिला हुआ है, जो किसी पेड़ का तना था। हमने पहले उसको काटा, उसको छांटा और अपने साथ मिला लिया, जिससे मेरे पास शक्ति अपरंपार हो गई और मैं उसी जैसा कईयों को काट रही हूँ। हमारे देश में भी वही एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, जिस तरह से कुल्हाड़ी लकड़ी काटती है, लेकिन एक लकड़ी के मदद से ही, क्योंकि अगर कुल्हाड़ी में से लकड़ी निकाल दी जाए तो कुल्हाड़ी काट नहीं पाएगी, बिल्कुल शक्तिहीन हो जाएगी। आज भी विदेशी शक्तियों ने हमारे इसी मुहावरे को चरितार्थ किया है। हमारे देश को तोड़ने, बदनाम करने, कमज़ोर करने के लिए हमारे ही लोगों का सहारा लिया है। उसके लिए उनको फंडिंग की जा रही है। अब आते हैं फंडिंग की व्यवस्था पर। कुछ बातें आपको कह दूं। हालांकि आज तो संबित पात्रा ने हिंदी अंग्रेजी दोनों में पूरी विस्तृत जानकारी दिया है। जो ईडी प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का जो छापा पड़ा है और जो जांच आई है, जो उनको रिपोर्ट आई है, वो बड़ा चौंकाने वाला और घबराने वाला है। करीब 30-35 करोड़ रुपये का विदेशी मदद मिला है एक यूट्यूब लिंक को। मतलब वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, कोई जिस तरह से मेरा यूट्यूब है इसी तरह से ऐसा ही चैनल है। अब आप समझ लीजिए कि मेरे यूट्यूब को कोई करोड़ रुपया दे दे तो मैं तो घबरा जाऊंगा कि भाई हमारे, मैं फेसबुक पर बोलता हूँ, कोई 5-10 हज़ार लोग सुनते हैं, यूट्यूब पर तो खैर सैकड़ों लोग भी नहीं सुन पाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई करोड़ रुपये कैसे दे दिया, मैं चिंतित हो जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता होगा कि वो क्यों दे रहा है और मैं तैयार होऊंगा उस पैसे को लेने के लिए और बदले में उसका काम करने के लिए, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, जैसा कि वो न्यूज़ पोर्टल ने किया है। न्यूज़ पोर्टल ने कैसे कैसे लोगों को पैसा दिया, ये इसकी एक वानगी आपको दे रहा हूँ। उसने 1,55,00,000 रुपया एक ऐसे सज्जन को दिया जिनको पत्रकार माना गया है। वो मैट्रिक फेल हैं और बिजली का काम करते हैं। मैट्रिक फेल होना कोई संकोच का बात नहीं, शर्म का बात नहीं है। मैं तो वो भी नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को पढ़ने वाला दवाई नहीं करता। मैट्रिक फेल होना, अंगूठा टेप होना, बिल्कुल स्कूल ना जाने, ये बिल्कुल कहीं से भी अपमान होने और शर्म की बात नहीं है, पहले मैं एकदम क्लियर कर लूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई आदमी 5वीं फेल है और वो MBBS का दावा करे कि मैं डॉक्टर हूँ, तो आश्चर्य की बात है। या कोई तीसरी फेल वाला आदमी को मंत्रालय में सचिव बना दिया जाए तो चिंता का विषय है। कोई साइकिल न चलाने वाले को हवाई जहाज में बैठा के कॉकपिट में दे दिया जाए, कब तुम हवाई जहाज उड़ाओ, तो ये चिंता का विषय है। उसी तरह से मैट्रिक फेल होना चिंता का विषय नहीं है। मैट्रिक फेल को पत्रकार घोषित करके 1.5 करोड़ रुपये से भी ऊपर का भुगतान कर देना चिंता का विषय है, सोच का विषय है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है। क्योंकि कम से कम
विदेशी शक्तियाँ बल्ब फिट करने के लिए तो 1.5 करोड़ रुपये देगी नहीं, क्योंकि मैं अभी अभी अपने घर में 1 मंजिल में वायरिंग नया करवाया है और 1.5 करोड़ रुपया तो लगा ही नहीं। तो 1.5 करोड़ तो छोड़ो, मतलब मुझे पूरी बिजली की खर्चा मालूम है कि कितने रुपये का तार आया और कितने रुपये का बिजली वाले ने लिया। 1,55,00,000 किस बात की कनेक्शन जोड़ने के लिए दिया गया था उस बिजली वाले को? जब इस विषय को गंभीरता से मैंने सोचा विचार किया तो मुझे बिल्कुल दूध गद और पानी का पानी साफ साफ दिख गया कि ये कनेक्शन क्या है। इसमें एक बड़ा खतरनाक आदमी का नाम आया है, नौलखा का। मित्र, ये नौलखा वही आदमी है जो भीमापुरा गांव में पूरे देश की बदनामी करा रहा था, पूरे दंगा भड़का देने का, वहाँ पर जातीय संघर्ष फैला देने का दोषी है, ये साबित हो चुका है। ये नौलखा अर्बन नक्सली है और जहाँ जहाँ भी देश विरोध की कहीं कोई स्कोप छोटा बनता है तो वहाँ पर बड़ा मौका बना देता है। ये वो नौलखा है, उसको भी 35-40 लाख रुपए दिया गया है, जबकि उसका उस न्यूज़ पोर्टल से कोई संपर्क नहीं। उस न्यूज़ पोर्टल से उसका कोई लेना देना ही ना, उसके मैनेजमेंट बोर्ड में है ना ट्रस्टी बोर्ड में है, लेकिन फिर भी उसको पैसा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है ये चिंता का विषय। मतलब बिल्कुल उस तरह से जैसे मैं आज तक में दर्शक के रूप में भी नहीं जुड़ा हूँ और मेरे को पैसा मिले कि आप आज तक में हैं, वही वाला बात समाचारों नौलखा का है। नौलखा उस न्यूज़ पोर्टल में किसी रूप में नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन 35-40 लाख रुपये उसको भी भुगतान हुए। मित्रों, आप कुछ दिन पहले 6.5 महीने पहले आपने समाचारों में सुना होगा कि न्यूयॉर्क टाइम ने एक विज्ञापन निकाला है कि उनको पत्रकार की जरूरत है। न्यूयॉर्क टाइम कौन है पहले जान लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम चीन की सरकारी एजेंसी का विज्ञापन पे चलता है, मतलब उसके फंडिंग में, चीन के फंड पर न्यूयॉर्क टाइम चलता है। चीन उसको अपना सरकारी विज्ञापन दे करके खरीदा हुआ है। मालिकाना हक तो न्यूयॉर्क टाइम का किसी दूसरे के पास है, लेकिन आपको जैसे पता होगा ना, समाचार चैनल देखते होंगे, अखबार देखते होंगे, उसमें विज्ञापन आते हैं, क्योंकि समाचारों का मुख्य कमाई विज्ञापन ही है, क्योंकि उनके पास पैसा आने का और कोई स्रोत नहीं है। मतलब वो खबर बनाने के लिए पैसा लेते हैं, वो तो 1 नंबर में नहीं होता ना, वो तो चर्चा का विषय नहीं है, वो तो अंदर खाने का बात है। अंडरस्टूड है, लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लिए हुए समाचार एजेंसियाँ चल रही है तो कहाँ से चल रही है, इतने बड़े बड़े अखबार चल रहे हैं तो कहाँ से चले, लेकिन सीधा सीधा दिख रहा है वो विज्ञापन से चल रहा है। आप समाचारों में भी देखते होंगे कि ये कि खबर आज तक इंतजार कीजिए विज्ञापन तक, या अखबार में आपने देखा होगा कि समाचार इतनी छोटी है और लंबा सा विज्ञापन सिगरेट पीते हुए और या कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आता है, उसी पर चलते हैं। वो कोई बुरा भी नहीं है भाई, उनका खर्चा उससे जाता है। तो चीन की कंपनी न्यूयॉर्क टाइम को विज्ञापन देती है, उसका सारा विज्ञापन का खर्च वही उठाती है, मतलब फंडेड बाई चीन। चीन इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट इन्वॉल्व है उससे। उसने न्यूयॉर्क टाइम को प्रेशर किया कि आप एक ऐड निकालिए पत्रकारों की। उन्होंने बाकायदा भारत में निकाला कि हमको भारतीय पत्रकार चाहिए। अब उसका क्वालिफिकेशन कहाँ है? श्री गौतम जी को मेरा नमस्कार। क्वालिफिकेशन जान लीजिए, वो लिखा है, मैं कोई हिडन नहीं है, मतलब कान में बोलने वाली बात नहीं है कि मेरे को ये चाहिए, नहीं, वो लिखा हुआ है। जैसे नौकरी विज्ञापन आती है ना कि लंबाई, जी हाँ नमस्कार आदरणीय गौतम जी, नौकरी विज्ञापन आते हैं ना कि भाई स्नातक होना चाहिए, विज्ञान में स्नातक, कॉमर्स मतलब वाणिज्य में स्नातक, इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतना दौड़ने की प्रैक्टिस होना चाहिए, होता है ना कि हाइट इतना, सीना फुलाने पर इतना, वो सब लिखा होता है। उतने मापदंड वाले लोग उसके लिए आवेदन करते हैं। कई है जिसमें मैट्रिक पास होता है, कई है जिसमें मैट्रिक फेल की जरूरत है, कई में स्नातक की जरूरत है। तो वो जो अखबार वाले ने विज्ञापन निकाला, उसने कहा था कि सबसे पहले भारत विरोधी खबर करने की दक्षता हो, हर मुद्दे पर भारत और भारतीयता का विरोध करने में दक्षता हासिल हो। मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जितनी आवेदन की मांग किया था उससे कई गुना ज़्यादा लोग चले गए, कहने के लिए हमको रखो, हम तो बिन पैसे में बिक जाते हैं, आप तो पैसा भी दे रहे हो, क्योंकि हमारा तो ईमान धर्म बेचने के लिए मशहूर है भाई। हम तो सिर्फ इस बात के लिए बिक जाते हैं कि टीवी में हमारा चेहरा आ जाए, और आप तो ऊपर से पैसा दे रहे हो। उस कंपनी ने भी इस न्यूज़ पोर्टल को पैसा दिया है। जो अखबार ने ये घोषणा किया था कि हमको देश विरोधी शक्तियाँ, देश विरोधी बयान देने वाला पत्रकार चाहिए, उसने भी इसको फंडिंग किया है। तो आप समझ लीजिए कि फंडिंग का लिंक क्या है। अब आप कुछ दिनों से समाचारों पर देखते होंगे, एक समाचार के आपको बानगी बता देता हूँ। मित्रों, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो किसी के मौत में मजा लूँ,
मौत किसी का भी बुरा है, चाहे वो गोली से हुआ हो, हार्ट अटैक से हुआ हो, प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो। मैं उस पत्रकार दानिश की अफगानिस्तान में मारे जाने का घोर निंदा करता हूँ, बड़ी अफसोस जाहिर करता हूँ, उसके मौत से दुखी हूँ मैं। लेकिन मित्रों, खौफ क्या है और देश विरोध की कहाँ तक पहुँच है वो आप इससे जान लीजिए कि एक भी अखबार वाले ने, समाचार वाले ने, एक भी पत्रकार ने ये नहीं लिखा कि दानिश सिद्दीकी की मौत वहाँ के आतंकियों की गोली से हुई है। एक ने भी नहीं कहा कि तालिबान लड़ाकों ने दानिश सिद्दीकी के साथ और कई लोगों को पकड़ करके घुटने में बैठा करके पीछे से भेजे में गोली मार दिया। हालांकि तालिबान ने वो वीडियो जारी किया है जिसमें कई देश के पत्रकारों को और अफगानिस्तान के कुछ सैनिक जो कि सरेंडर करने गए थे, 21-22 सैनिक सरेंडर किए थे कि मैं सरेंडर करता हूँ, आपके लिए लड़ूंगा या मुझे जेल डाल दीजिए। सरेंडर के सैनिकों को सरेआम गोली से भून दिया तालिबान ने। कहीं पर इस बात का चर्चा नहीं है, वो वीडियो भी किसी समाचार पर नहीं दी गई। आज का सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है, उसको घुटने पर बैठा करके गोली मार दी गई। पूरा जीवन दानिश तालिबान और खालिस्तान का समर्थन करता रहा, पूरा जीवन इस्लाम का प्रचार करता रहा। कोई मुसलमान इस्लाम का प्रचार कर, हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ कहाँ है कि दानिश की पत्रकारिता जान लीजिए कि वो करता क्या था। ईश्वर उसको जन्नत बसे, आत्मा को शांति दे। हम तो ये दुआ करेंगे, क्योंकि मौत पर हम मातम मंगाने वाले लोग हैं, मजा लेने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन हमारे देश के पत्रकारिता के एक स्वरूप से आपका दर्शन कराते हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कोरोना ने किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, अगला पिछड़ा, अमीर गरीब का पहचान नहीं किया। जो उसके जद में वो आया वो गया, चाहे वो बहुत बड़े अरबपति हों, बहुत बड़े अप्रोच वाले हों, राजनीति में हनक वाले हों या खुद ही बड़ा डॉक्टर हो, कोरोना के जद में आया वो गया। लेकिन दानिश की पत्रकारिता जलती चिताओं का तस्वीर छापा था, उसने कभी कब्र का तस्वीर नहीं छापा कि मुसलमान भी मर रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि उसमें मरने वाला में हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था। मतलब कोरोना ने किसी को बख्शा नहीं। लेकिन दानिश का एक भी कब्रगाह का तस्वीर हमने नहीं देखा। मैं उसके पोर्टल पर गया हूँ, जलती चिताएं ज़रूर देखी, सड़क पर लाइन लगी चिताओं का वीडियो भी उसी ने हमको बताया था, भेजा था, डाला था, हमने उसको देखा है। सीए प्रोटेस्ट पर एक भी तस्वीर दानिश को ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि कालिंदी कुंज रोड को बंद करने से ट्रैफिक डिस्टर्बेंस होती है, हमको बड़ा परेशानी होती है। उसको सिर्फ वही लोग मिले जो कह रहे थे कि सरकार हमारा विरोध कर रही है। पैदल जाते यात्रियों में दानिश को एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो रास्ते में लोगों को बिस्कुट और पानी दे रहा था, खाना दे रहा था, लोगों का मदद कर रहा था, ये कह रहा था कि आप हमारे घर रुकिए। दानिश को वो लोग मिला जो एक पिता अपने पुत्र को कंधे पर आकर के हज़ारों किलोमीटर के दूर पैदल बिहार जा रहा है, दानिश को पूरे रास्ते में वो मिला। कहीं दानिश को कोई भंडारा करता हुआ नहीं मिला। जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे चैनलों पर, सोशल मीडिया पर तो मैंने बल्कि उसी दौरान से वीडियो को इनफेक्ट कर दिया था कि कोई विजुअल और वीडियो आएगी तो जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक डाउनलोड नहीं होगा। क्योंकि जैसे मोबाइल खोलता था हैंग हो जाता था मोबाइल। फलाना जी, नेताजी दान करते हुए, खाना खिलाते हुए, यहाँ खाना खिलाते हुए। लेकिन दानिश की नज़र वो किसी भी भंडारे पर नहीं पड़ा। हाथ रोटी के लिए हाथ फैलाते बिलखते हुए लोगों पर पड़ा। एक पानी पी करके फेंके हुए, बोतल उठाते हुए बच्चे पर दानिश की नज़र पड़ी, लेकिन हाथ जोड़ करके खाना खिलाते हुए आदमी पर उसका नज़र नहीं पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरूरी है कि दानिश को ये करना चाहिए, नहीं, दानिश को अपनी मर्जी है, जो उसको लगे। लेकिन एजेंडा वाली पत्रकारिता पर हमें तो अपनी बात कहनी पड़ेगी ना। हमें तो बात कहनी पड़ेगी कि बिहार में लोग पैदल जरूर गए, ये सच्चाई है, मैं भी ये कह रहा हूँ। लेकिन मतलब धन्य हो भारत के नागरिक, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, आपको लख लख प्रणाम है। मित्रों, एक जो हमारे गांव का लड़का गया था, उसको हमने ही भेजा था, पहुंचाया था हम अपने रिसोर्स के माध्यम से। वो हमको फ़ोन करके बोला कि भैया आपने तो हमको पहुंचवा दिया, लेकिन ऐसा कोई स्टेशन नहीं जहाँ गाड़ी रुकी और बाहर से पानी और बिस्कुट फेंकने वालों की कोई कमी थी। कह रहा भैया रास्ते में बोरा भर करके मैं बिस्कुट लेकर के आया हूँ। आप समझिए कि वो लड़का
जहां भी गाड़ी रुकती थी लोग डब्बे में पानी और बिस्कुट का बोतल फेंका करते थे। दानिश ने कभी ये तस्वीर नहीं डाली कि स्टेशनों पर पानी की बोतलें फेंकी गई हैं। हाँ, दानिश ने ये वीडियो जरूर डाला था कि एक स्टेशन के बोतल पर पानी की लूट मच गई है, ये उसको ज़रूर मिला था। मित्रों, ऐसे पत्रकार के हत्या पर किसी भी पत्रकार ने नहीं कहा कि तालिबान को लख लख करोड़ करोड़ लानतें भेज रहा हूँ। देश के मशहूर पत्रकार से लेकर के गैर मशहूर पत्रकारों तक ने कहा था कि मैं लाख लानतें भेज रहा हूँ उस गोली को जिसने दानिश की हत्या की। मैं लाख लानतें भेज रहा हूँ उस गोली को जिसने दानिश जैसे पत्रकार का जान लिया। लेकिन किसी की हिम्मत हैसियत औकात नहीं है जिसने कहा हो कि मैं एक थोड़ी सी शर्म भी भेज रही हूँ उस तालिबानी सोच को जिसने एक पत्रकार को घुटने पर ले आकर के भेजे में गोली मार दिया। ये है एजेंडा पत्रकारिता, ये है देश विरोधी पत्रकारिता। ये खौफ कहिए या उनके प्रति अपना एहसान निभाना कहिए। मित्रों, हमारे देश में पत्रकारिता का स्तर ये आई है कि किसान आंदोलन में एजेंडाबाज पत्रकार किसानों के हित की बात बताते हैं, लेकिन कोई पत्रकार ये नहीं बताता कि इस बिल में कमी क्या है, और ना ही कोई किसान नेता ये बताता है कि इस बिल में कमी क्या है। मैं आज किसान आंदोलन पर बात करने को नहीं आया हूँ, रेफरेंस आया तो मैं बता रहा हूँ। किसान आंदोलन शुरू करने से पहले जब ये बिल आया तो मेरे पास वो अखबार की कटिंग है जिसमें राकेश टिकैत ने कहा कि वर्षों पुराने मेरे पूज्य पिताजी श्री महेंद्र सिंह टिकैत का सपना पूरा हुआ और सरकार ने मंडियों में सरकारी दखल ख़त्म करके आदमी को फ्रीडम दिया कि जो जहाँ चाहे बेच सकता है। वर्षों पुरानी किसान की मांग पूरी हुई कि किसान स्वतंत्र है, माल बलिया में बेचे या छपरा में बेचे। वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई कि जो धन्नासेठ किसान हैं उनके जगह जो भूमिहीन किसान हैं और जो सही में खेत में काम करने वाले किसान हैं उनकी कोई मांग पूरी हुई। ये महेंद्र सिंह टिकैत का बयान है, वीडियो पर भी, समाचार चैनलों पर भी और अखबारों में भी। लेकिन बाद में महेंद्र सिंह टिकैत को मोहरा बनाया गया और महेंद्र सिंह टिकैत अब कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी आंदोलन है, किसान विरोधी बिल है। महेंद्र सिंह टिकैत और कुछ लोगों ने मांग की कि आप MSP पर लिखित दीजिए, सरकार ने वो दे दिया। आप मंडी समिति को, सरकार ने वो दे दिया। यहाँ तक कि सरकार ने 3 साल के लिए इस बिल को भी सस्पेंड कर दिया। मतलब मजे की बात हमारे देश में ये है, कोई पत्रकार इस पर खुल के बहस नहीं करता कि किसान उस आंदोलन को आंदोलन कर रहा है जो है ही नहीं, जो फंक्शन में नहीं है, वो सस्पेंड है। सरकार ने उसको इस कार्यकाल तक के लिए सस्पेंड कर दिया है, लेकिन किसान बैठा है आंदोलन के लिए, जो चीज़ है ही नहीं है। ये हमारे देश का आंदोलन है और पत्रकार इस पर एजेंडाबाजी की पत्रकारिता कर रहे हैं। और किसान आंदोलन वाले लोग कुछ अपने देश विरोधी पत्रकारों के माध्यम से अपना एजेंडा चला रहे हैं। मित्रों, अब ये जो आंदोलन है देश विरोधी शक्तियों के हाथ में खेलने लगी, गलत है। ये क्या लिखा हमने, किसान आंदोलन को मानते हैं या सही नहीं। मैं किसान आंदोलन को, ये जो हो रहा है उसको संजय पांडे जी मैं गलत मानता हूँ। ये जो अभी किसान आंदोलन है वो किसानों का आंदोलन नहीं है, वड़ातियों का आंदोलन है और विदेशी फंडिंग का आंदोलन है। क्योंकि ये किसान अगर सही माने में किसान होते तो विदर्भ में मारे गए, भूख से मारे गए किसानों के लिए आंदोलन करते। उत्तर प्रदेश में गन्ना मिल में बकाए के लिए मांग करते। आए दिन यूरिया और अलग अलग बीजों पे बढ़े हुए दाम के लिए मांग करते। आए दिन किसानों की बाढ़, बारिश और प्राकृतिक आपदा से बह गए फसलों की मांग करते, किसानों के लिए मांग करते। और वो जो लोग मंच पर मसाज करवा रहे हैं और मुर्गा दाड़ू और चीज़ों की पार्टी कर रहे हैं, उसमें से एक लोग भी आत्महत्या के हुए किसान के लिए एक शब्द नहीं बोले, नहीं उनके घर गए। तो ये किसान किस बात का है। दूसरा, श्री संजय पांडे जी, आपको जानकर आश्चर्य होगी कि जिस बिल के ये विरोध कर रहे हैं वो बिल अब है नहीं है, वो सस्पेंड कर दिया गया कि वो 3 साल तक वो बिल लागू नहीं होगा। तो जिस चीज़ लागू नहीं है उसको, उसके बाद विरोध किस बात का, ये बात समझ में नहीं आ रहा। ये किसानों ने एक एक मांग मांगी, सरकार मानती गई, उसके बाद बोला नहीं अभी को तो टोटल ख़त्म ही कर दो तीनों बिल। संजय पांडे जी, अभी कैसा होता है कि आप कोई मांग मांगे और कहें कि समूची बात मांग ली जाए,
तब तो मैं कल भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा कि मेरे को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूँ। भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए देश की जनता का आशीर्वाद चाहिए कि मेरा भूख हड़ताल चाहिए। ये बात पांडे जी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जो मैं किसान आंदोलन को समर्थन है, किसान जो आंदोलन करेंगे, ये जो किसान आंदोलन हो रहा है वो ना तो किसान का आंदोलन है, ना किसानों के लिए है और ना ही किसानी के लिए है। संजय पांडे जी, चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो आंदोलन है उसका सबसे बड़ा वजह जानते हैं पांडे जी क्या है? अब ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन हो गया, क्योंकि ममता बनर्जी के मंच पर जाना, यशवंत सिन्हा का इस मंच पर आना, तो सरकार बात क्यों नहीं करती? सरकार रोज बात करती है पांडे जी, सरकार रोज बात करते, ये लोग बात नहीं करते। ये लोग बस में जाते हैं, समोसा खा करके चले जाते हैं, और सरकार कहती है कि कोई प्रपोजल लाए तो नहीं, तीनों बिल वापस कर दो। ये 8 महीने से यही हो रहा है, उनका कोई प्रपोजल नहीं। वो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ जी क्या प्रपोजल लाए हैं, बिल वापस कर दो, उसके बाद वापस आ जाते हैं। कोई सरकार तो देश के वासियों से बात करेगी, वो देश के तो नागरिक हैं, तो सरकार बाध्य है उनसे बात करने के लिए। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहिष्णु सरकार है, हर देशवासी का ख्याल रखने वाली है, तो क्यों नहीं बात करेगी? वो बात करती है, लेकिन इनके पास बात करने का बातें नहीं है। क्यों नहीं हो, मैं आपको बता रहा हूँ। असल में श्री संजय पांडे जी, ये किसान आंदोलन किसान के लिए है नहीं। असल में क्या हुआ कि अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया भ्रष्टाचार के विरुद्ध, लोकपाल बिल के विरुद्ध, विदेशी फंड के विरुद्ध। उसमें से केजरीवाल नाम का जंतु निकला, दिल्ली के राजगद्दी पर कायज हो गया, और अब धीरे धीरे वो बिस्बेल की तरह से पूरे देश में फैल रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल सरकार बेशक पूरे देश में ना हो, जमानतें जब्त पूरे देश में हो गई हो दिल्ली के छोड़ करके, लेकिन केजरीवाल के मानने वाले, केजरीवाल को जानने वाले तो समूचे देश में हो ही गए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसी चीज़ से प्रेरणा लेकर के किसान वाले लोग किसान आंदोलन के नाम पर अब राजनीतिक पार्टी बनाना और चुनाव लड़ने की बात आ रहा है। ये किसान के आंदोलन से साबित होता है। ममता बनर्जी के मंच पर गए हैं और कहे हैं कि भाजपा को हराइए, बंगाल में हमने भाजपा को हरा दिया। महेंद्र सिंह टिकैत के बेटा राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसानों के विरोध की वजह से बंगाल में भाजपा हारी है। अब वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हम हरवाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, अगला भी 5 राज्य में चुनाव होने वाला है, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत चूंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने मांग की कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसको विशेष अभियान चलाया जाए। तब किसान आंदोलन के एक और नेता जो पंजाब से आते हैं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसको पंजाब से शुरू किया जाए, क्योंकि इसका आंदोलन पंजाब में जोर पकड़ा है। सच्चाई तो ये है कि किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई है। तो अगर कोई संघर्ष की शुरुआत हो तो पंजाब से हो, अगर कोई राजनीति की शुरुआत हो तो पंजाब से हो। लेकिन राकेश टिकैत ने कम मानना है कि अगर पंजाब में चला जाऊंगा तो मैं मुख्यमंत्री तो पंजाब में बनूंगा नहीं, या पंजाब में मैं विधायक MP बनूंगा नहीं। तो पूरी किसान की शक्ति लगा करके पंजाब में एक नेता खड़ा करने से पहले मैं उत्तर प्रदेश में एक नेता खड़ा करूँ। होगा क्या कि राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा कहेगी कि यार ये किसान तो खैर पूरे देश में, आपके गाँव और हमारा गाँव चूंकि एक ही है, तो शोभा छपरा, लक्ष्मण छपरा में किसान है, और आप जहाँ बरेली में रहते हो वहाँ भी किसान है। किसान तो सारे देश में है, तो किसानों का वोट बैंक तो ही है। बस किसानों को समझा देना है कि उसका हितैषी कौन है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्मों से, अपने फंडों से, अपने व्यवहार से, किसान के प्रति अपने किए कामों से साबित कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा किसान वफादार कोई पार्टी है ही नहीं है। तो ये परेशानी हो रही है। लेकिन फिर भी अगर कोई किसान के नाम पर कोई आंदोलन करेगा तो राकेश टिकैत की मंशा है कि समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, जो भी भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टियां हैं, वो कहें कि आप हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लें, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बदले में आपको राज्यसभा दे देंगे, उप मुख्यमंत्री दे देंगे, कैबिनेट में मंत्रालय दे देंगे, अगर आप चुनाव नहीं जीते तो हम आपको विधान परिषद के माध्यम से मंत्रालय में ले लेंगे। राकेश टिकैत का ये मांग है। वही जो पंजाब वाले भाई हैं, उनका ये मांग है कि पूरे पंजाब में हम सरकार नहीं बना सकते हैं, तो किसान के डर पर कोई वहाँ पर मंत्रालय में मंत्री संतरी वगैरह कुछ बनाने की बात कर दें। अब ये लड़ाई उसी बात की है, क्योंकि 8 महीने से ऊपर होने को है और अब कुछ रह नहीं गया है जो सरकार से ये मांगे, क्योंकि सरकार से मांगने योग्य कोई मांग ही नहीं है। फिर भी ये लोग अड़े हुए हैं। अब जब फ्रस्ट्रेशन आई है, आपस में खींचतान आ रहा है, तो किसानों ने एक मांग कर दिया कि हम पार्लियामेंट में जाकर प्रदर्शन करेंगे। उनको पता है कि पार्लियामेंट में प्रदर्शन की इजाज़त सरकार नहीं देगी, तो कल वो लोग पार्लियामेंट पर चढ़ाई करने का प्रयास करेंगे और पुलिस बल प्रयोग करेगी और देश में सिंपैथी लेकर के जाएंगे कि देखिए किसानों को पुलिस से पिटवा दिया मोदी सरकार ने, और मोदी के विरुद्ध माहौल बनेगा।
लेकिन ये नरेंद्र मोदी है। लाल किला में आपने चढ़ाई कर दिया, भारत के अस्मिता पर आपने अपमानित कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी की पुलिस ने एक लठ नहीं चलवाया। आपने पुलिस को उठा करके गड्ढे में फेंक दिया, लाल किला में तिरंगा हटा करके अपना झंडा फहरा दिया, लेकिन तभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, आप ये बहकाए हुए लोग हैं, असली मुजरिम यहाँ नहीं है जिसको आप पीटें। असली मुजरिम तो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा है। ये निर्दोष भाड़े पाए लोग हैं, इनको पीटना अपने लोगों को पीटना है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने, चूँकि दिल्ली में गृह मंत्रालय की जिम्मे पुलिस है, दिल्ली पुलिस को सख्त आदेश था कि किसी भी परिस्थिति में कोई डंडा नहीं चलाना है, कोई पथराव नहीं करना है। पुलिस ने यही किया और पूरे देशवासियों के सामने वो लोग एक्सपोज हुए। जिस तरह से पुलिस वालों को मारा, जिस तरह से एक महिला पुलिस वाले को पीटा गया, उस सब देशवासियों ने देखा। जिस तरह से एक किसान ट्रैक्टर उन्माद में दारू पी के चलाया और ट्रैक्टर पलट गया, उसका मौत हो गई, और राहुल गांधी ने कहा कि ये पुलिस के गोली लगने से हुआ है। इस तरह की सारी उन्माद को भी लोगों ने देखा। वही कल ये लोग करना चाहते हैं, कल करना चाहते हैं कि कल आए और पुलिस रोकेगी। पार्लियामेंट में तो जाने की इजाज़त है नहीं किसी को। अब तो पार्लियामेंट के सराउंडिंग में जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन की इजाज़त नहीं मिल रही है, वो दिल्ली से बाहर का इजाज़त है। तो ये लोग कुछ अपना टसल करेंगे, कोई हैंकी पैंकी करने का प्रयास करेंगे और पुलिस इन पर पथराव, लाठी गैस से, आंसू गैस के गोले छोड़ेगी और उसी वीडियो को ले जा करके ये सब देश में जाएंगे कि देखिए हमको पीटा जा रहा, हम आपके अन्नदाता हैं, आपके लिए अन्न उगाते हैं, पुलिस हमको पीट रही है। देश में सिंपैथी लहर बड़ा काम आता है, तो सिंपैथी से कुछ वोट मिल जाए, ये इन लोगों का मनसा है। इसीलिए संजय पांडे जी, ये किसान आंदोलन नहीं है। ये किसान आंदोलन बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से विदेशी ताकतें हमारे देश को कमज़ोर करने, बदनाम करने के लिए देसी लोगों का इस्तेमाल कर रही है, उसमें ये किसान भी हैं। किसान आंदोलन में कुछ लोग भी हैं, सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये वही अखबार है, ये वही न्यूज़ पोर्टल है जिसको करोड़ों रुपये की फंडिंग आई है इन्हीं किसान आंदोलन को ये भड़काऊ बयान लगाने के लिए कि देखिए देश का अन्नदाता 8 महीने से बैठा हुआ है, सरकार सुन नहीं रही है। अगर कल कोई गोलीबारी होती है, कोई आंसू गैस के गोले आते हैं, वो आंसू गैस के गोले को वीडियो बना करके न्यूज़ पोर्टल पर दिखाया जाएगा, अखबार में छापा जाएगा। और अगर कोई पुलिस वाला किसान को पानी पिलाता है, वो नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा सार्थक तस्वीर जाएगी। इसीलिए विदेशी शक्तियाँ समाचार चैनलों और गद्दार पत्रकारों को खरीद रही है। हमें इन सब से होशियार रहना है और कोई भी देश विरोधी शक्तियों को सफल नहीं होने देना। और ये तब होगा जब आप उनके मंशा को समझ जाएंगे। आखिर विरोधी लोग कितना आपका विरोध करेंगे? विरोध तभी करेंगे जब आपका सह उनको मिलेगा। जब आप उनको अपना समर्थन ही नहीं देंगे तो वो चिल्लाते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा, तो थक हार के चुप हो जाएंगे। आप ऐसा ही करें। देश आपका है, देशवासी आपके हैं और आपके सहारे देश है। आप एक रहें, इन देश विरोधियों को अलग थलग कर दें, कानून अपना काम करेगा और ये थक हार के बन गए। जय हिंद, वंदे मातरम।